हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे काई स्क्वायर के। पिछली वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया है। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से ये काई स्क्वायर यूज़ होता है, किस तरह से हमें इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पर ले आता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छा दिख जाए। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ कि जैसे हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की वैल्यू हमें केवल सिंपल फाइंड आउट करनी है, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए अब किस तरह से ये हम क्वेश्चन करेंगे ये अब आप समझ लीजिए। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा, यहाँ से आपकी स्क्रीन से हट जाएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए अपने रजिस्टर में, जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन रहे जब हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए ये टेबल दे रखी है। मैंने पहले भी जैसे आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो थियोरेटिकल वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। अब हम इसको दूसरी टेबल एक बनाएंगे और फिर उससे हम कंपेयर करेंगे। तो एक थ्योरेटिकल टेबल हम बनाएंगे जिससे कि दोनों टेबल्स को हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद ये का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी टेबल बनाने के लिए पहले देखिए हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो टेबल बनती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह से, यहाँ पर जो हम देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल ए, इधर बी और इधर स्मॉल बी, और दोनों सबका टोटल आ जाता है एन। ये जो वैल्यू होती है, क्योंकि इधर ए है इधर बी है, ऊपर वाले कॉलम में देखें तो सबसे नीचे ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए बी लिख देते हैं। इधर वाले कॉलम में देखेंगे आप, जहाँ पे डॉट आ रहा है यहाँ पे नीचे ए है तो हमने ए लिख दिया, इधर स्मॉल बी है तो हमने स्मॉल बी लिख दिया। इधर के लिए देखेंगे आप, इधर बी लिखा हुआ है इधर ए लिखा हुआ है तो स्मॉल ए और कैपिटल बी लिख दिया। इस वाले कॉलम के बीच वाले बॉक्स के लिए अगर आप देखेंगे स्क्वायर में, तो इधर ए है इधर बी है तो हमने ये ए और बी लिख दिया। इस तरह से ये हम लिखा करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस जाकर आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज को, ये तो क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी हैं, ये जो हैं ये ऑब्जर्व्ड कह देते हैं या एक्चुअल, ये एक्चुअल वैल्यू हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है थियोरेटिकल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें, या दूसरा नाम है इसका एक्सपेक्टेड, अनुमानित। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इसमें निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए किस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा से हम ये चार्ट बनाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए किस तरह से हम ये वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी ए लिखा हुआ है, इनकी सबकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें कैसे वैल्यू निकालते हैं समझ लें आप। सबसे पहले इस बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ए बी का वैल्यू है, ए बी आना है यहाँ पर, जैसे हमने अभी टेबल में देखा था। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, क्योंकि ए बी का बॉक्स है सबसे पहला वाला। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप टोटल देखेंगे,
तो ए बी निकालने के लिए इधर देखें, अब आप ए बी निकालने के लिए इधर 450 है, इधर 400 है, तो ये जो है वैल्यू, ये इधर वाली वैल्यू सेम रहती हैं क्योंकि ये तो टोटल हैं, तो हम वही टोटल इधर भी लिख लेते हैं नीचे। इधर देखेंगे आप तो ये 450 है, इधर 150 है और इनका टोटल हो गया 600। ऐसे ही हम नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं, इधर है 400 और इधर है 200 और इनका टोटल हो गया 600। अब हमें ये वाली पहली बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, इस वाले की। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये क्योंकि ए बी नाम दिया था हमने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर की वैल्यू देखिए 400 और इधर की देखिए 450, तो ये 400 गुणा 450, समझ लें किस तरह से हमें करना है, डिवाइडेड बाई 600। इसको गुणा भाग आपको आना चाहिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। 400 को 450 से मल्टीप्लाई करिए और 600 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 300 वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये अनुमानित वैल्यू आ गई और ये हमने यहाँ पर लिख दी है। अब नीचे वाली वैल्यू देखते हैं। नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाई जाती है? ए बी। इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा? इस वाली वैल्यू को निकालनी है अब हमें, तो यहाँ का टोटल देखिए, इधर 400 है और इधर का टोटल है 150, तो ये है हमारी वैल्यू कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये निकलेगा, इधर का टोटल है 400 और इधर का टोटल है 150, यानी कि इधर 400 और इधर 150, डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितना है? इधर 600 है सबसे नीचे, तो ये वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगी। तो ये 100 हमने यहाँ पर लिख ली। सिंपल। अब देखिए ये वाली वैल्यू देखते हैं अब इधर वाले कॉलम की। ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नीचे का टोटल देखिए 200 है और इधर का टोटल है 450, तो फिर वैसे ही निकालेंगे। इसको हमने क्या नाम दिया है? स्मॉल ए है, कैपिटल बी है। स्मॉल ए और कैपिटल बी, ये कैसे निकालेंगे? देखिए, इधर का टोटल है नीचे का 200 गुणा बी का टोटल कितना है? 450 डिवाइडेड बाई 600, और इसको हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 150। कैलकुलेट करने के बाद 150 वैल्यू आ गई, तो यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया 150। अब आते हैं हम बीच वाले को बॉक्स में। बी वाला बॉक्स का नाम है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल ए पे नीचे टोटल है 200 और इधर टोटल है 150, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 150 और इनका टोटल हो गया 600। तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई हमारी 50, तो ये हमने यहाँ पर 50 लिख लिया। अब ये हमारी जो निकल कर आई हैं, ये क्या निकल कर आई हैं? ये वैल्यू निकल कर आई हैं हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम कह रहे थे ना किस तरह से निकालेंगे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो दिया गया था ऑब्जर्व्ड यानी एक्चुअल वैल्यू। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम देखिए टेबल बना लेंगे। ये जो टेबल हमने बनाई है, ये बॉक्स बनाया, ये एफ ई नाम दे दिया, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हमने एफ ओ नाम दे दिया, यानी ऑब्जर्व्ड यानी एक्चुअल वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी है ये, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसको नाम दे दिया F0। अब हम देखिए किस तरह से काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का इस तरह से साइन होता है ये। अब हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे F0 जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, फिर FE, और फिर हम क्या करेंगे, ये F समझ लें F0 में से FE माइनस करेंगे। इसके बाद जो F0 माइनस FE करा है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे,
और इस लास्ट कॉलम में आएगा फिर F0 माइनस एफ का जो स्क्वायर निकाला है हमने उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी FE से। इतने कॉलम में हमें काम करना है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू लिखेंगे इसकी। अब देखिए सबसे पहले F0 लिखा हुआ है, FO कह देते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली वैल्यू देखिए जो क्वेश्चन में दी गई हैं 275, 125, 175 और 25, ये लिख लेंगे पहले कॉलम में। तो यहाँ पर हम इन वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे F275, 125। क्वेश्चन को आप साथ साथ करते रहेंगे तो थोड़ी आसानी रहती है कि आपके सामने प्रश्न रहता है, उत्तर रहता है। और ये 25। इसके बाद अब हम FE देखेंगे। देखिए FE जो दिया हुआ है, FE जो ऑब्जर्व हमने निकाली है, एक्सपेक्टेड निकाली है, ये एक्सपेक्टेड 300, 100, 150 और ये 50, ये चारों आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300, 100, 150 और 50। अब हमें F0 में से FE माइनस करना है, यानी कि 275 में से 300 माइनस करना है तो माइनस के 25 आएंगे। 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 आएंगे प्लस के। 175 में से 150 माइनस करेंगे तो 75 आएंगे। 25 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस के 25 आएंगे। अब इनका वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है कि -25 को -25 से ही गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625। और माइनस को 25 को माइनस के 25 से गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसी 25 गुणा 25, 625। 25 गुणा 25, 625। 25 गुणा 25, 625। अब हम क्या करना है, देखिए F0 FE अपने स्क्वायर निकाल लिया। अब इसको FE यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, यानी कि देखिए ये 625 जो लिख रहा है आपका, इसको हमें इस 300 से भाग करना है। और इसको भाग करेंगे तो हमें वैल्यू देखनी है कि कितनी आएगी। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 2.083। ऐसे इस 625 को 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा 6.25। फिर इस 625 को इस 150 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4.17। फिर इस 625 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.50। चारों वैल्यू आ गई। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 25.003। तो ये हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया। तो इस तरह से ये हमें प्रश्न करना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें काई स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। कोई समस्या हो दोबारा वीडियो को देखें, फिर भी ना समझ में आए, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न हमने देखा है बिल्कुल सिंपल कि काई स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन को समझना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं। प्रूव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा दैट न्यू ट्रीटमेंट इज सुपीरियर टू द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम कोई एक बीमारी है, मान लो नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये जो रोगी हैं उनकी संख्या दे रखी है।
हमने इनका टोटल अगर आप करेंगे सबका 70 60 प्लस 70 प्लस 20 प्लस 50 तो ये 200 आएगा निकल कर। तो यानी कि 200 रोगी हैं, समझ लें प्रश्न को। 200 रोगी हैं, बीमार व्यक्ति हैं, उनको हमें उपचार करना है। तो एक तरीका पुराना तरीका है और एक नया उपचार है जिसे हम न्यू ट्रीटमेंट कहते हैं। ये न्यू ट्रीटमेंट है और एक कन्वेंशनल मतलब पुराना तरीका है इलाज का, जो परंपरागत तरीके होते हैं पुराने उपचार के, वो है। तो हमने कुछ 60 बीमार व्यक्तियों पर हमने नया ट्रीटमेंट करा और 70 लोगों पर हमने पुराना ट्रीटमेंट, जो परंपरागत यानी पुराना उपचार है, वो करा। ये फेवरेबल रिस्पॉन्स मिले इतने लोगों पे कि इतने लोगों को 60 लोग नए उपचार से सही हो गए, 70 लोग पुराने उपचार से सही हो गए। और ये नॉट फेवरेबल है, 20 को पुराना नया वाला उपचार अच्छा नहीं लगा, वो सही नहीं हुए, और 50 लोग पुराने उपचार परंपरागत उपचार से वो सही नहीं हुए, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से वो सही नहीं हुए। तो हमें अब ये इस सिचुएशन को देखकर अब आपको ये बताना है कि नया ट्रीटमेंट, जो नया उपचार है, वो अच्छा है परंपरागत यानी पुराने उपचार के कंपैरिजन में। कि यानी कि नया और पुराना को अगर हम कंपेयर करें तो अगर आपको अब ये प्रूव करना है कि नया वाला अच्छा है, ठीक है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें काई स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम वैल्यू देखेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए यहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको हमें अभी प्रूव करना है, जिसको साबित करना है, उसे हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो या परिकल्पना कह देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम नल हाइपोथेसिस निकालेंगे। नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना। समझते रहें आप, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। नल हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना कर लिखेंगे, और नल का मतलब शून्य है, यानी कि नया ट्रीटमेंट और पुराने ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी कि नया, जो हम नल का मतलब जीरो मानते हैं एक तरीके से, कि न्यू ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, परंपरागत उपचार से अच्छा नहीं है, ये हम यहाँ पर मानेंगे। यानी कि न्यू ट्रीटमेंट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल, पुराना वाला मेथड, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। ये हमने नल हाइपोथेसिस बना लिया कि पुराना नया दोनों एक से ही है, एक तरीके से नया वाला कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस प्रश्न को आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा। अब हमें, अब ये देखिए जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं, ये वैल्यू जो दे रखी हैं, ये ऑब्जर्व यानी एक्चुअल दे रखी हैं कि भाई इतनों का इलाज करा गया, इनके लिए फेवरेबल रहा, सही रहा, इन प्रतिक्रिया अनुकूल रही या कुछ के लिए प्रतिकूल रही। अब हम इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया है ए बी हमें बताना पड़ता है। देखिए चार्ट मैंने आपको बताया था ना, पहले चार्ट हमने बताया था कि इस तरह से हम चार्ट बनाते हैं। ये इधर ए होता है, इसमें स्मॉल ए, ये बी, और ये स्मॉल बी, और ये एन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ए इधर है बी इधर है, तो ये ए बी हो गया, इधर ये ए बी हो गया, इधर ए स्मॉल बी, और ये ए बी हो गया। तो इनकी वैल्यू हमें लिखनी है इस टेबल को देखकर। तो पहले हम ऑब्जर्व जो एक्चुअल है वो वाली लिख लेते हैं, एफ ओ वाली वैल्यू, ठीक है। एफ ओ वाली वैल्यू देखेंगे 60 70 20 50 लिख रही हैं। ये 60 है, 70 है, और 20 है, और 50 है। अब इनमें पहले हम ये मान लेते हैं कि कौन सी ए है कौन सी बी है, उसका हिसाब देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। अब ए और बी हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए माना गया है कि नया उपचार, जो न्यू ट्रीटमेंट है,
जो न्यू ट्रीटमेंट है वो हमने ए माना, जो पुराना कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है यानी परंपरागत उपचार, इसको हमने स्मॉल ए माना। फेवरेबल जो रिस्पॉन्स रहा जिनका, वो बी हो गया। अनफेवरेबल जो प्रतिकूल रहा, वो स्मॉल बी हो गया। अब इनके हिसाब से हमें ये वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे ये ए बी है, यहाँ पर आप देख रहा है ए बी दिख रहा होगा ये आपको, ए बी। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? ए है न्यू ट्रीटमेंट और बी है फेवरेबल। तो न्यू ट्रीटमेंट और फेवरेबल वाली वैल्यू जो होगी वो ए बी में लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं न्यू ट्रीटमेंट और फेवरेबल, न्यू है ये और फेवरेबल है 60, यहाँ आ जाएगी ए बी में। ए बी बनाना हो, देखिए ये वाला ए बी, तो इसके लिए न्यू ट्रीटमेंट है और बी है आपका अनफेवरेबल। तो न्यू ट्रीटमेंट और अनफेवरेबल यहाँ आएगा इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में क्या आएगा? न्यू ट्रीटमेंट ये वाला और बी है अनफेवरेबल। तो न्यू ट्रीटमेंट अनफेवरेबल कहाँ मिलेगा? देखिए न्यू ट्रीटमेंट और अनफेवरेबल यानी नॉट फेवरेबल, ये 20। तो 20 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आप कॉपी कर लीजिए जिससे बार बार देखना ना पड़े और आपके पास क्वेश्चन रहे। तो हम टेबल बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं F0 वाला, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था क्या माना जाता है, ये आपका ए बी, ये ए स्मॉल बी और ये तो ए है ये आपका, ये स्मॉल ए बी और ये ए, ये बी और ये एन। अब इनमें वैल्यू लिखनी है आपको। ठीक है, तो ए बी मैंने क्या बताया? ए बी, ये जो ए बी है ये है आपका ए न्यू ट्रीटमेंट और कैपिटल बी फेवरेबल। न्यू ट्रीटमेंट और फेवरेबल देखना है। तो न्यू ट्रीटमेंट और फेवरेबल है 60, तो यहाँ पर हम 60 वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया 60। अब देखिए ये वाला देखते हैं, नीचे वाला कैपिटल ए स्मॉल बी। तो कैपिटल ए ये है, स्मॉल बी ये है। तो न्यू ट्रीटमेंट और अनफेवरेबल, तो न्यू ट्रीटमेंट और अनफेवरेबल है ये 20 लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। यहाँ पर 20 लिख दिया जाएगा। अब स्मॉल ए कैपिटल बी, तो स्मॉल ए ये है, कैपिटल बी ये है। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेवरेबल, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेवरेबल देखना है। तो देखिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेवरेबल है 70, तो ये 70 आ जाएगा और बचे हुए में 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 70 लिख देते हैं और यहाँ पर जो बचा वो 50 आ गया। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 130, ये 70 और ये हो गया 200। इधर का टोटल करेंगे तो 80, 70, 50, 120, टोटल बराबर आ जाएगा 200 आ गया दोनों तरफ से। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे FE एक्सपेक्टेड वाली। फिर वैसे ही मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो n है ही आपका, मैंने बता ही रखा 200 टोटल ऐसे ही रहेगा। ये जैसे आपको बता ही रखा है ए बी है, ये ए बी है, ये ए का टोटल, ये स्मॉल ए, ये बी और ये बी। इधर ये ए है, इधर बी है, तो ये भी आ गया। इधर ये ए है, इधर बी है, तो ये ए बी और ये ए बी। अब इनकी वैल्यू देखते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि ये इससे सेम है तो इसका टोटल देखिए कितना है। टोटल वही रहेगा 80, 120, 130 और 70।
तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना है, ये 130 है और ये 80 है, तो यानी 80 गुणा 130, तो यानी कि ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 गुणा 130 बटे ये टोटल कितना है 200, तो ये हो गया 200। तो ये वैल्यू निकल कर आपकी आ जाएगी 52। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 52। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ए बी देखते हैं, ये वाला ए बी, इसमें नीचे टोटल है 80, इधर है 70, तो 80 गुणा 70, तो ये ए बी आ जाएगा 80 गुणा 70 बटे 200, 200 नीचे सब में ही आएगा। इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28, इसका टोटल आ गया 28, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 28। अब इस वाली वैल्यू को देखते हैं ए बी को। ए बी में क्या चाहिए हमें, इधर 120 है नीचे और इधर 130 है, तो 130 गुणा 120, 120 गुणा 130 बटे 200, तो ये ए और कैपिटल बी में आ जाएगा। तो ए और कैपिटल बी में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, 120 गुणा 130 बटे 200, तो ये आपके लगभग आ जाएगा 78। ठीक है, अब 78 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 78 लिख दिया। अब ये ए बी बचा, इसमें 120 गुणा 70 बटे 200। आप वैसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, 70 में से 28 माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ यहाँ आ जाएगा अपने आप ही, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 70 में से 28 घटा दीजिए तो आराम अपने आप ही 42 बच जाएगा। और करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो 120 गुणा 70 बटे 200, तो भी 42 ही आ जाएगा। एक ही बात है, आप किस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये चारों वैल्यूज हमारी देखिए निकल चुकी हैं, इधर ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वाली और ये एक्सपेक्टेड अनुमानित वाली, दोनों निकाल चुके हैं। अब हम अपनी टेबल बना लेते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में बनाई थी। टेबल तो आप जानते ही हैं, एफ ओ एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई का फिर स्क्वायर करेंगे और फिर एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर जो है उससे भाग करेंगे फिर एफ ई से। इतनी वैल्यू हमें चाहिए, तो एफ ओ ले लेते हैं पहले हम। एफ ओ देखें आप, तो ये 60 20 70 50 ऐसे लिखेंगे, 60 फिर 20 फिर 70 फिर 50। तो यहाँ लिख लेते हैं 60 20 70 और 50। सवाल आप साथ साथ करते रहेंगे इसको, प्रश्न को, तो आसानी रहेगी। अब एफ ई देख लेते हैं। एफ ई में 52 28 78 और 42, ये चारों आइटम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एफ ई में लिखेंगे 52 28 78 42। अब इसमें से माइनस करेंगे, 60 में से 52 माइनस करेंगे तो ये आपके बचेंगे 8। 20 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस के 8। 70 में से 78 माइनस करेंगे तो माइनस के 8। 50 में से 42 माइनस करेंगे तो प्लस के 8। इनका स्क्वायर बना लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 64, माइनस 8 गुणा माइनस 8 64, माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, ये सारे 64 आ जाएंगे आपके। अब जो वैल्यू आ गई है, ये जितनी वैल्यू आई हैं इनको सबको एफ ई यानी कि 52 से भाग करेंगे। 64 को 52 से, फिर इस 64 को 28 से, 64 को 78 से, 64 को 42 से। जब इसको भाग करेंगे, 64 को 52 से भाग करेंगे तो यह आपका निकल कर आएगा 1.23। इस 64 को 28 से भाग करेंगे तो यह आएगा 2.29। इस 64 को इस 78 से भाग करेंगे तो 0.82 के करीब आएगा। फिर इस 64 को 42 से भाग करेंगे आप तो यह आ जाएगा 1.52।
और इसका अब हम टोटल कर लेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 5.86। तो ये हमारा काई स्क्वायर आ गया 5.86। अब समझने की बात है, प्रश्न में अगर आप ऊपर देखेंगे कि एक टेबल वैल्यू होती है, जो आप अपनी किताबों में देखेंगे टेबल वैल्यू दी होती है। यहाँ पे प्रश्न में दे भी दिया है कि वैल्यू दे रखी है 3.84। जब ये 3.84 वैल्यू दे रखी है और हमारी वैल्यू जो है वो आई है काई स्क्वायर की 5.86, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी, जो हमने निकाली है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.86 और टेबल जो सारणी वैल्यू है, टेबल दी होती है काई स्क्वायर की, बुक्स में दे रखी होती है स्टैटिस्टिक्स की, उसमें वैल्यू दे रखी है काई स्क्वायर की वैल्यू है वहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया कितनी थी, देख सकते हैं 3.84, 3.84, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी वो ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, यानी कि 5.86 जो है वो ज़्यादा है 3.84 से। इस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस हमने माना था, अगर टेबल वैल्यू कम आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। यानी कि मैं लिख देता हूं, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, ये समझ लें आप, देन नल हाइपोथेसिस, जो शून्य परिकल्पना हमने की थी, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि वो नहीं मानेंगे। नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना हमने क्या माना था कि नया जो उपचार है वो कोई अच्छा नहीं है पुराने उपचार से, यानी कि दोनों बराबर हैं, इसलिए नल है कि कोई नहीं, कुछ नहीं माना हमने, दोनों बराबर हैं, नल हाइपोथेसिस अच्छा नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जब नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि जो नया उपचार है अथा थस न्यू ट्रीटमेंट, जो सवाल पूछा था, न्यू ट्रीटमेंट इज, देखिए प्रश्न देख लें दोबारा से, हमसे प्रश्न में पूछा था उन्होंने कि प्रूव दैट न्यू ट्रीटमेंट इज सुपीरियर, कि सुपीरियर है कि नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आई है तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है, नया ट्रीटमेंट अच्छा है पुराने वाले से। तो हम ये लिख देंगे, न्यू ट्रीटमेंट इज सुपीरियर, सुपीरियर टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी ये सवाल आपका पूरा माना जाएगा। अगर टेबल वैल्यू ज़्यादा होती, जो हमने वैल्यू निकाली है 5.86, ये कम होती और सारणी वैल्यू यानी टेबल वैल्यू ज़्यादा होती तो जो नल हाइपोथेसिस था उसको ही मान लेते। लेकिन क्योंकि हमने हमारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है वो ज़्यादा आ रही है, उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस जो शून्य परिकल्पना है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। जब शून्य परिकल्पना हमने ये माना था कि दोनों बराबर हैं, न्यू ट्रीटमेंट कर लो या पुराना मेथड यूज कर लो इलाज का, दोनों बराबर हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा आई है तो इसलिए नल हाइपोथेसिस को हमने शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए न्यू ट्रीटमेंट अब अच्छा माना जाएगा पुराने यानी कि परंपरागत उपचार के नज़रिए से देखें तो नया ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपके समझ में आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूं। एक एक्सपेरिमेंट करा गया ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ कैटल फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है जानवरों में। उसमें हमने एक चेक करा गया, एक्सपेरिमेंट करा गया कि कुछ को टीका लगाया गया और कुछ को टीका नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये लिख रहा है इनोक्यूलेटेड, यानी कि टीका लगाया गया। ऐसे टीका लगाने वालों पर आप देखेंगे 12 अफेक्टेड हो गए, यानी कि फिर भी इनको टीबी हो गई। तब टीका लगाया गया लेकिन फिर भी इनको टीबी हो गई, और 26 को टीबी नहीं हुई। टीबी बीमारी होती है, आप जानते ही होंगे। और कुछ को टीका नहीं लगाया गया, उनमें 16 को टीबी हो गई, अफेक्ट हो गए, और इनको टीबी नहीं हुई। यानी कि कुछ अफेक्ट हो गए, कुछ अफेक्ट नहीं हो पाए। अब हमें ये बताना है कि जो इम्यूनाइजेशन है, ये टीकाकरण हुआ, ये टीबी को कंट्रोल करने में, टीबी को नियंत्रण करने में असरदार है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही शून्य परिकल्पना जैसे मैंने आपको बताया, नल हाइपोथेसिस। हमें बनानी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, फिर वही, यानी कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए टीका प्रभावशाली नहीं है। इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है, यानी कि वो टीबी को कंट्रोल करने के लिए जो टीकाकरण है वो अच्छा नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन इन कंट्रोलिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। यानी शून्य परिकल्पना हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, यानी कि ये क्षय रोग होता है, क्षय रोग होता है, टीबी की ग्रहणशीलता पर है, तो नियंत्रण करने में टीका प्रभावशाली नहीं है। यानी कि टीका अच्छा नहीं है टीबी को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए। तो ये हमने बना लिया। अब अगर हमारी टेबल वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। समझ लें आप, जैसे पिछला क्वेश्चन देखा, अगर हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर को, तो अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है सारणी वैल्यू से, टेबल वैल्यू से, तो अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, तो माना जाएगा कि टीकाकरण प्रभावशाली है। और अगर हमारी वैल्यू कम आएगी टेबल वैल्यू से, तो यही नल हाइपोथेसिस मान लिया जाएगा कि टीकाकरण सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो हम टेबल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये वैल्यू मान लेते हैं, ए बी वगैरह क्या क्या माना जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि टीका लगा, यानी इनोक्यूलेटेड, तो उसमें लिखा हुआ है, बुक में देखेंगे आप, इनोक्यूलेटेड, इसको हमने माना ए। और नॉट इनोक्यूलेटेड, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, सब सवाल को आप देखेंगे, नॉट इनोक्यूलेटेड, तो इसका उल्टा हो गया स्मॉल ए। अब इनोक्यूलेटेड करा गया और प्रभावशाली नहीं रहा, अप्रभावित रहा, नॉट अफेक्टेड, तो वो हो गया बी। और प्रभावशाली रहा,
इफेक्टेड वो हो गया स्मॉल बी। ये 4 आइटम हमने मान लिए। टेबल मैंने आपको बताई रखी है, समझ ही गए होंगे ए और बी कहाँ कहाँ आता है। तो अब हम पहले टेबल बना लेते हैं एफ ओ वाली, जो क्वेश्चन में दी गई है। ये मैंने बताया था आपको, ए बी रहता है, जानते हैं आप, ए, इधर बी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और ये एन। तो ये ए और बी हो गया। ये वाला हो जाएगा आपका कैपिटल ए स्मॉल बी, ये ए बी और ये स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनकी वैल्यू लिखनी है हमें। समझ लें आप हमने क्या क्या माना है। ए और बी क्या माना है, देखिए ए और बी। तो ए है इनोक्यूलेटेड और बी है नॉट अफेक्टेड। तो ये देखें, इनोक्यूलेटेड और नॉट अफेक्टेड यानी अनअफेक्टेड, यानी कि 26। तो यहाँ पर आएगा आपका 26। फिर इसको देख के ही बनाना है आपको। अब हमें चाहिए, देखिए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और कैपिटल बी। तो स्मॉल ए ये कैपिटल बी, यानी नॉट इक्विलेटेड और नॉट अफेक्टेड। तो नॉट इक्विलेटेड और नॉट अफेक्टेड है 6। ये देखिए 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इन दोनों का टोटल हो गया 32। आप चाहें तो बाकी भी लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें। यहाँ पर देखिए, अब ए और बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए है नॉट इक्विलेटेड, स्मॉल बी है अफेक्टेड। तो इनोक्यूलेटेड और अफेक्टेड देखिए, टीकाकरण और अफेक्ट हुए। इनोक्यूलेटेड, हाँ, इनोक्यूलेटेड एंड अफेक्टेड है 16। लेकिन अब हमें क्या देखना है, देखिए, कैपिटल ए स्मॉल बी देखना है। कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए इनोक्यूलेटेड और स्मॉल बी है अफेक्टेड। तो इनोक्यूलेटेड अफेक्टेड देखना है। इनोक्यूलेटेड और अफेक्टेड है 12। ये लिख रहा है, देखिए 12। तो हम यहाँ पे अब 12 लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं चौथा हमारा कौन सा बचा है, ये 16 ही बचा होगा। तो ये 16 बचा है, तो ये 16 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि चारों ही आने हैं। इनका टोटल है 28, सबका टोटल हो गया 60, इसका टोटल करेंगे तो 38, इसका टोटल हो गया 22। ये आ गया एफ ओ। अब हम एफ ई निकालेंगे। फिर दोबारा हम ये टेबल बनाएंगे। बताइए रखा है आपको, ए बी ए बी ए बी स्मॉल ए बी बी और एन। एन आपका 60 है, वैसे ही रहेगा। ये 38 ऐसे ही रहेगा, 22 ऐसे ही रहेगा, टोटल नहीं बदलेगा, 32 और 28। अगर आप एक भी निकाल लेंगे तो बाकी अपना आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, फिर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए ए भी निकालना है हमें। ए बी के लिए देखिए, ये 38 है इधर और इधर 32 है। तो 38 गुणा 32 बटे 60, 60 मतलब ये एन का टोटल। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 20.3 आएगा निकल कर, 20.3। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 20.3। तो 20.3 आ गया। अब आप ना निकालना चाहें, कैलकुलेट ना करें, तो आप देख सकते हैं 32 में से ये 20.3 जो है इसे माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 11.7, क्योंकि दोनों का टोटल तो 32 ही आना है। तो 32 में से इसे घटा दो तो ये बचा हुआ अपने आप आ जाएगा। ऐसी 38 में से ये 20.3 घटा दो तो जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, 17.7। ऐसी 22 में से 11.7 घटा दो तो ये 10.3 आ जाएगा। तो देखिए बात वही है।
तो दोबारा कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपना आप माइनस करके आप लिख सकते हैं। अब हम देखिए टेबल बना लेते हैं सिंपल। टेबल मैंने आपको बताई थी अभी। हम F0 देखेंगे, FE देखेंगे, F0 में से FE माइनस करेंगे, फिर F0 माइनस FE का स्क्वायर निकालेंगे और फिर F0 माइनस FE का स्क्वायर निकाल के उसे FE से भाग कर देंगे। इतना हमें करना है। तो F0 अब पहले देख लेते हैं ऊपर कितना कितना है। ये देखिए 26, 12, 6 और 16। 26, 12, 6, 16 लिख लेते हैं यहाँ पे। 26, 12, 6, 16। ठीक है। इधर देखेंगे तो 20.3, 17.7, 11.7, 10.3 ये लिख लेते हैं। ये यहाँ लिख लेंगे। वीडियो को बीच बीच में रोककर आप ये सवाल करते रहेंगे तो आसानी रहती है। तो ये आ गया आपका 20.3, 17.7, 11.7 और 10.3। अब इनमें से ये माइनस कर लेते हैं। 26 में से 20.3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5.7 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 5.7, 6 में से 11.7 माइनस करेंगे तो माइनस के 5.7, 16 में से 10.3 माइनस करेंगे तो प्लस के 5.7। अब हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब 5.7 को 5.7 से ही गुणा करेंगे तो ये आएगा 32.49। सारे वही आएंगे 32.49, 32.49, 32.49। अब इनका जो आ गया ये, इसको हम भाग करेंगे किससे? देखिए 32.49 जो आया इसे 20.3 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 1.6। भाग करना आपको आता ही है, डिवाइड करना है। ऐसे ही ये 32.49 को 17.7 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.84। फिर ऐसे ही इस 32.49 को 11.7 से भाग करेंगे तो 2.78 आ जाएगा। ऐसे इस 32.49 को 10.3 से भाग करेंगे तो ये 3.15 आ जाएगा। और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे और आपका काई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा लगभग 9.37। समझ गए? 9.37 वैल्यू आई है। अब हम अपने ऊपर देखते हैं कि टेबल वैल्यू अगर हमें सवाल में दी गई होगी तो देखेंगे, नहीं तो आप टेबल वैल्यू सवाल में देख लीजिएगा। क्योंकि ये सेम वैल्यू है तो सेम ही क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, तो टेबल वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी 9.37 है और टेबल वैल्यू, क्योंकि ये 4 कॉलम वाला ही क्वेश्चन है, पिछला भी 4 क्वेश्चन का ही कॉलम था तो उसमें हमारी वैल्यू 3.84 दे रखी थी, वही रहेगी। अब वैसे बुक में आप देख सकते हैं इसको। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी 9.37 जो है वो ज़्यादा है 3.84 से, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। शून्य परिकल्पना जो हमने करी वो गलत है, यानी कि नल हाइपोथेसिस is rejected। Therefore, जब हमने माना कि टीकाकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो अब ये माना जाएगा कि टीकाकरण अच्छा है, क्योंकि जो हमने माना था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब कह रहे हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना हमने मानी थी कि टीकाकरण से टीबी पर प्रभावशाली नहीं है, लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई, उसको हमने गलत मान लिया। तो उल्टा क्या हो जाएगा कि जो टीकाकरण है वो प्रभावशाली है टीबी के उपचार के लिए। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम? यानी कि जो टीकाकरण हुआ है, इम्यूनाइजेशन इज इफेक्टिव
इन कंट्रोलिंग कह लीजिए या प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीकाकरण जो है वो प्रभावशाली है क्षय रोग को यानी टीबी को खत्म करने में, उसको नियंत्रण करने में। तो ये इस तरह से आपको प्रश्न करना है। कोई आपको परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद।